हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए आरआरबी, सीएचओ और स्टाफ नर्स के एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुए हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। SOIDS सोडिस मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन विद। सोडिस जो मेथड है वो डिसइंफेक्शन किससे किया जाता है? तो सोडिस जो डिसइंफेक्शन मेथड है वो किया जाता है सन एनर्जी से। किसकी एनर्जी से? सन एनर्जी। सोडिस की फुल फॉर्म है सोलर वाटर डिसइंफेक्शन। सोडिस का मतलब है सोलर वाटर डिसइंफेक्शन, यानी कि एनर्जी के द्वारा वाटर को डिसइंफेक्शन करना है। क्या कहलाएगा? सोडिस मेथड कहलाएगा। सोडिस में क्या होती है? सन एनर्जी को यूज में लिया जाता है कि इसको सनलाइट को इसमें यूज लिया जाता है वाटर को डिसइंफेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीज्ड फूड लैक ऑफ। जो प्रोसीड फूड होते हैं उनमें किसकी कमी हमें देखने को मिलती है? तो प्रोसीड फूड किसे कहेंगे? ऐसे फूड जो अपनी कंसिस्टेंसी को, नेचुरल कंसिस्टेंसी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। नेचुरल कंसिस्टेंसी में क्या हो जाते हैं? चेंज्ड हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे प्रोसीड फूड। तो जो प्रोसीड फूड होते हैं उनमें क्या कमी हमें देखने को मिलेगी? तो प्रोसीड फूड में हमें फाइबर्स की कमी देखने मिलेगी। इनमें हमें लो फाइबर्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? लो फाइबर्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्टुला बिटवीन वजाइना एंड यूरेथ्रा इज कॉल्ड। वेजाइना और यूरेथ्रा के बीच में जो फिस्टुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उस फिस्टुला को? पहली बात करें हम फिस्टुला की, तो फिस्टुला किसे कहेंगे? फिस्टुला होता है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स। दो ऑर्गन्स के बीच में जो एबनॉर्मल कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम फिस्टुला। तो यहाँ पर जो एबनॉर्मल कनेक्शन है वेजाइना और यूरेथ्रा, उसकी जो बीच में जो फिस्टुला बन रहा है उसको हम कौन सा फिस्टुला बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। यानी वेजाइना और यूरेथ्रल के बीच में जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं बिटवीन वेसिको और वेजाइनल के बीच में जो ओपनिंग है उसको बोलेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वही बात करें हम रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला की, तो रेक्टो यानी कि एबनॉर्मल ओपनिंग, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन किस किस के बीच में? रेक्टल एंड वेजाइना। रेक्टल एंड वेजाइना। तो वेजाइना और रेक्टल के बीच में जो एबनॉर्मल ओपनिंग है उसको बोलेंगे रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला। वही बात करें यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला की, तो यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला कैसे कहेंगे? एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेथ्रा एंड वेजाइना। वेजाइना और यूरेथ्रा के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग को बोलेंगे यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। वही बात करें यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला की, तो यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला किसको बोलेंगे? एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन यूरेटर एंड वेजाइनल। यूरेटर एंड वेजाइना के बीच में जो एबनॉर्मल ओपनिंग है उसको बोलेंगे यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। तो क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फिस्टुला बिटवीन वेजाइना और यूरेथ्रा, तो इसको बोलेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच में जो फिस्टुला बनता है उसको बोलेंगे वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम ए डे न्यूबॉर्न नीड फीड। न्यूबॉर्न बेबी को एक दिन में कितनी बार फीडिंग की आवश्यकता होती है? तो न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग की एक दिन में, न्यूबॉर्न बेबी को हम एक दिन में कम से भी कम 8 से 12 बार फीडिंग करवाते हैं। कितनी बार फीडिंग करवाते हैं? 8 से 12 बार। तो आपका आंसर राइट है 8 to 10 टाइम। 8 to 10 टाइम कब करवाएंगे? एवरी 2 to
3 आवर्स में, प्रत्येक 2 से 3 घंटे में हम बेबी को क्या करवाएंगे, फीडिंग करवाएंगे। या फिर नीड फीडिंग, जब वो बच्चा रोता है, जब बच्चा क्राई करेगा तब भी उसको हम फीडिंग करवा सकते हैं। जब भी हम फीडिंग करवाते हैं तो ये बात याद रखना है कि आपको रूटीनली ब्रेस्ट चेंज करना होगा। पहले आपने राइट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाई तो अगली बार आपको लेफ़्ट साइड से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, फिर लेफ़्ट से करवाए फिर राइट से करवाना है। तो जब भी आप फीडिंग करवाओ तो ब्रेस्ट का आपको क्या करना है, रूटीनली चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी इज परफॉर्म टू क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में इनमें से कौन सी सर्जरी परफॉर्म्ड की जाती है। तो ओटाइटिस मीडिया में जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में जो सर्जरी परफॉर्म्ड की जाती है उस सर्जरी को हम बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। टिम्पेनोप्लास्टी बोलती है। टिम्पेनोप्लास्टी क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं किसको, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर ईयर ड्रम को रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे हम बोलेंगे टिम्पेनोप्लास्टी। वही बात करें मैस्टोडेक्टोमी, मैस्टोडेक्टोमी किसको बोलेंगे, यानी कि रिमूव डिजीज़ या इन्फेक्शस टिश्यू या फिर किसी डिजीज़ को मैस्टोइड बोन में से रिमूव करना है, मैस्टोडेक्टोमी बोलेंगे। वही बात करें ओसिकुलोप्लास्टी हम किसे बोलते हैं, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन थिनी बोन्स। जो ओसिकल्स होती हैं, मिडल ईयर होता है उसकी बोन्स को क्या करना, रिपेयर करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ओसिकुलोप्लास्टी। यानी कि जो ओसिकल्स होती है उसको रिपेयर करना है, ओसिकुलोप्लास्टी कराई। वही बात करें हम टिम्पेंटोमी किसको बोलेंगे, रिमूवल पार्ट या फिर ईयर ड्रम। रिमूवल पार्ट या ऑल ईयर ड्रम या फिर जो पार्ट्स होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का उसको रिमूव करना है, क्या बोलेगा, टिम्पेनेक्टोमी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अमाउंट पेड टू ए बेनिफिशरीज एट सब सेंटर अंडर JSY। जननी सुरक्षा योजना के अंडर सब सेंटर के जो बेनिफिशरीज है उसको कितना अमाउंट दिया जाता है। तो इसको अमाउंट दिया जाएगा 1400 प्लस 300 दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, 1400 प्लस 300 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटिंग ऑफ पीडियाट्रिक डोज ऑफ मेडिकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 1 ईयर डन यूजिंग द फॉर्मूला। पीडियाट्रिक डोज देने के लिए 1 साल से कम के चिल्ड्रंस के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ में लेते हैं। तो 1 साल से कम वाले बच्चों के लिए जो हम फॉर्मूला यूज लेंगे उसको बोलेंगे फ्राइड्स रूल्स बोलेंगे। यानी कि इन्फेंट के लिए जो फॉर्मूला यूज लिया जाता है उसको बोलते हैं फ्राइड्स रूल। वही बात करें यंग रूल्स, तो यंग रूल्स का यूज़ टिल 12 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, 12 ईयर चिल्ड्रंस के लिए। वही बात करें हम क्लार्क रूल्स फॉर्मूला, तो ये ऑल एज ग्रुप वाले चिल्ड्रंस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिजीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश वाइट और ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन अकर इन थ्रोट के अंदर ब्लूइश वाइट और ग्रे स्यूडो मेम्ब्रेन कौन सी डिजीज़ के अंदर फॉर्मेशन होगी। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ के अंदर ब्लूइश वाइट और स्यूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी गले में। तो कौन सी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलेगी हमें, डिप्थीरिया के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
of the following is earliest clinical manifestation of increased ICP following head injury? हेड इंजरी में ICP बढ़ जाने की कंडीशन में पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें कौन सा देखने को मिलता है, या अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें कौन सा देखने को मिलता है? तो ICP अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें अर्लीस्ट जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा वो है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस। जैसे ही ICP इंक्रीज होता है तो अर्लीस्ट सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलेगा, पहला साइन सिम्टम होगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मोस्ट सेंसिटिव और रिलायबल या फर्स्ट साइन हमें देखने को मिलता है किसमें? IC में। और वही बात करें लेट साइन की, लेट साइन क्या होगा ICP का? तो होगा ब्रेडिकार्डिया। क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। तो अर्ली साइन तो क्या होगा? अर्ली साइन अल्टर लेवल कौन से? लेट साइन ब्रेडिकार्डिया। वहीं बात करें हम नॉर्मल ICP की, नॉर्मल ICP का लेवल कितना होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है? ICP कितना होता है नॉर्मल? एडल्ट में 7 से 15 mmHg, चिल्ड्रन में 5 से 10 mmHg और इन्फेंट में हमें देखने को लेस देन 7 mmHg। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली डिटेक्ट बाय। ब्रेस्ट कैंसर किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है? तो ब्रेस्ट कैंसर को हम मैमोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा? मैमोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन VHSNC स्टैंड फॉर। VHSNC की फुल फॉर्म क्या है? तो VHSN की फुल फॉर्म है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी। ये क्या है? की पॉइंट्स है किसका? NRHM का, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के क्या है? की पॉइंट्स है क्या? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज बेस्ड ऑन। ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये बेस्ड है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इसका मतलब है एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक या फिर एलर्जिक रिएक्शन जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई के द्वारा, बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ई। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ये होती है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन जिसमें एंटीबॉडी मेडिकेटेड रिएक्शन देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी मेडिकेटेड रिएक्शन। और वहीं बात करें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ये हमें देखने को मिलेगी इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसमें? इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। क्लियर है चारों का? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज सेफ स्ट्रेटजी। सेफ स्ट्रेटजी क्या है? तो सेफ स्ट्रेटजी है सर्जिकल केयर, एंटीबायोटिक्स, फेशियल क्लीननेस एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट। सेफ स्ट्रेटजी के लिए इन सभी का होना जरूरी है। सर्जिकल केयर होना जरूरी है, एंटीबायोटिक्स होना जरूरी है, फेशियल क्लीननेस होना जरूरी है, एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट ना। तो सेफ स्ट्रेटजी के अंदर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइस क्या रिकमेंडेड की गई है? तो उसके लिए रिकमेंडेड की है 85 डेसिबल। इससे ज़्यादा के लिए वो डीफ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया पर SRS सन 2020-21 20-22। तो 20-22 SRS रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। तो IMR की बात करें SRS 20-22 के अनुसार तो वो है 1000 लाइव बर्थ। वहीं बात करें SRS सन 2024 के अनुसार ये क्या आई है। तो सन 2024 में ये हमें देखने को मिलती है 25.79 पर 1000 लाइव बर्थ देखने को मिलती है। तो 20-22 के अनुसार पूछें तो 28 है और 24 में पूछें तो कितनी है 25.79। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कॉपर टी विद एन एफिशिएंसी अप टू 5 ईयर। अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अनुसार 5 साल की एफिशिएंसी वाली कौन सी कॉपर टी है। तो 5 साल की जो एफिशिएंसी वाली कॉपर टी है वह है कॉपर टी 375 मल्टीलोड। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है 5 ईयर होती है। वही बात करें हम कॉपर टी 380A तो 380 की एफिशिएंसी होती है 10 ईयर। इसको 10 ईयर के बाद रिप्लेस कर सकते हैं। वही बात करें कॉपर टी 250 इसकी होती है 3 ईयर। ये प्रत्येक 3 साल में रिप्लेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ मा MMA। MMA की फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत बार CHO में पूछा जा चुका है। तो माँ की फुल फॉर्म क्या है MMA की फुल फॉर्म। तो MMA की फुल फॉर्म है मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन। मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन। मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन को हम क्या बोलते हैं MMA बोलते हैं। MMA की मेडिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन क्या है। एक नॉन सर्जिकल और नॉन इन्वेजिव मेथड है। क्या है नॉन सर्जिकल और नॉन इन्वेजिव मेथड हैं किसके लिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। तो MMA क्या है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेजिव मेथड हैं। इसमें ड्रग्स का यूज़ करते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स का यूज़ करते हैं। कुछ मेडिकेशंस का यूज़ करके प्रेगनेंसी को क्या कर जाता है टर्मिनेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI स्टैंड फॉर। BFHI की फुल फॉर्म क्या है। तो BFHI की फुल फॉर्म में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये कब स्टार्ट हुआ। स्टार्टेड WHO ने कब स्टार्ट किया इसको 1991 में। BFHI कब स्टार्ट हुआ WHO ने कब स्टार्ट किया इसको 1991 में। और इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ। तो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ ये मार्च 1993 को। कब 1993 को। किस लिए स्टार्ट किया गया इम्प्रूव ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया इसको स्टार्ट किया गया। तो BFHI का फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। WHO ने कब स्टार्ट किया 1991 में। इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ 1993 मार्च को। क्यों स्टार्ट किया गया ब्रेस्ट फीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर RBSK हेल्थ स्क्रीनिंग इज डन अंडर ईयर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर कितने साल तक हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर हम अप टू 18 साल तक की क्या कर सकते हैं स्क्रीनिंग कर सकते हैं। RBSK मतलब राष्ट्रीय बाल
स्वास्थ्य कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? ये फरवरी सन 2013 को। इसमें हम 18 साल तक के बच्चों का क्या कर सकते हैं? स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हम किसके लिए करते हैं? 4D के लिए। किसके लिए करते हैं? 4D। हम देखते हैं इसमें डिफेक्ट एट बर्थ। एट बर्थ कोई डिफेक्ट तो नहीं है। दूसरा डी हम देखते हैं डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसीज बच्चे में किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है। तीसरा डी देखते हैं हम डिजीज़ के लिए, बच्चों में कोई डिजीज़ तो नहीं। और साथ में देखते हैं चौथा डी डेवलपमेंटल डिलेज। डेवलपमेंटल डिलेज जैसे कि डिसेबिलिटीज़ को हम इसके अंदर देखते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बाल कार्यक्रम में अंडर अप टू 18 साल तक स्क्रीनिंग किया जाता है और 4D जिसके अंदर देखी जाती है। ये फरवरी सन 2013 में स्टार्ट हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कौन सा है? तो मोस्ट यूनिवर्सल है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। कौन सा है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मोस्ट यूनिवर्सल, अगर मोस्ट यूनिवर्सल पूछ ले तो यूनिवर्सल में आएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और वहीं फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पूछ ले, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का पूछ ले तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में आएगा अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट जो सोशियो इकोनॉमी को क्या करता है? इंडिकेट इकोनॉमी को, कंट्री की जो सोशियो इकोनॉमिक है उसको क्या करता है? इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन। रेबीज जो वैक्सीन है उसकी एंटी रेबीज वैक्सीन की जो डोज है वो कितनी है? तो उसको देते हैं हम 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। लेकिन अभी नाउ WHO ने इसको रिकमेंडेड किया 1 ml। कितना कर दिया? 1 ml कर दिया। पहले कितना देते थे हम? 0.5 ml देते थे, लेकिन अभी WHO ने इसको 1 ml रिकमेंडेड कर दिया। अगर किसी को किसी ने डॉग ने काट लिया और डॉग ने काट लिया तो उसके लिए कितने वैक्सीन लगते हैं? जो शेड्यूल्ड क्या है उस वैक्सीन का, पहला वैक्सीन हम देंगे 0 डे, दूसरा 3रे दिन, तीसरा 7वें दिन, चौथा 14वें दिन, पाँचवा 28वें दिन। और जो 6th डोज दी जाती है, वो दी जाती है 90 दिन में। तो किसी को अगर रेबीज हो जाए तो उस कंडीशन में उसको कितनी डोज लगती है? टोटल 6 डोज लगती है। और 6 डोज का शेड्यूल क्या है? पहली डोज लगेगी जिस दिन उसको काटा उसी दिन, दूसरा 3रे दिन, तीसरी 7वें दिन, चौथी डोज 14वें दिन, 5वीं डोज 28वें दिन और 6ठी डोज लगेगी 90 दिन में। जो ARV वैक्सीन होती है इसको हम किस में डाइल्यूट करते हैं? किसमें? डाइल्यूट कौन सा होता है इसका? तो इसको हम करेंगे स्टेराइल वाटर में। स्टेराइल वाटर में क्या करते हैं? इसको डाइल्यूट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ RT ट्यूब द लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी मेजर्ड। जो हम RT ट्यूब डाल रहे हैं, RT ट्यूब में हम उसकी लेंथ को कैसे मेज़र करेंगे? तो RT ट्यूब की जो लेंथ होती है उसको मेज़र करने के लिए हम जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या है? उस ट्यूब की टिप को कहाँ लगाएंगे हम? नोज, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब्स। नोज से ईयर लोब्स तक, फिर ईयर लोब से कहाँ लगेंगे उसको? जिप स्टेनम तक। कहाँ तक रखेंगे? जिफॉइड स्टेनम तक। तो ये किसी को अगर RT ट्यूब लग रहे तो उसकी लेंथ हम कैसे नापेंगे?
टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब टू जिफोइड स्टेनम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 500 ml of ringer lactate is to be administered in 4 hours, how many drop per minute will it would be? जो ड्रॉप फैक्टर 20 ड्रॉप पर मिनट, किसी पेशेंट को हम 500 ml रिंगर लैक्टेट दे रहे हैं, वो हमें 4 घंटे में देना है, तो कितने ड्रॉप पर मिनट हम उसको देंगे? तो इसको जो फॉर्मूला है इसको निकालने का, वो फॉर्मूला ये है कि टोटल वॉल्यूम हम लेंगे, टोटल वॉल्यूम लेंगे अपॉन जो टाइम दिया गया है, उस टाइम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, और इनटू ड्रॉप फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्रॉप फैक्टर। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 500 ml। टाइम कितना दिया हुआ है? 4 आवर्स। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 240 मिनट्स इंटू कितना ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 41.46। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 42 लिख सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन में 42 दे रखा है। तो आप आंसर में क्या दे रखा है? 42 दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 42। हमारे पास आया था 41.46। नियर बाई 50 आ रहा है, तो इसको नियर बाई आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 42 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ assessing patient who come the emergency department and determining the management of priorities is called। एक पेशेंट है जो आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, तो आपको उसको किन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उसको आप असेस करोगे? तो असेस करने के लिए जो प्रायोरिटीज़ बनाई गई है उसको हम बोलते हैं ट्रायज बोलते हैं उसको। ट्रायज के हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं कि सीवियर हैं, लेस सीवियर है, या फिर नॉर्मल है। तो नॉर्म इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? ट्रायल सिस्टम के हिसाब से इसकी प्रायोरिटीज़ को क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन रेड कलर वेंचुरी मास्क इज। जो रेड कलर का वेंचुरी मास्क है उसमें परसेंटेज और फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? तो जो रेड कलर का वेंचुरी मास्क है उसमें जो आंसर है आपका 40% फ्लो होता है, और 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको हम देते हैं। वहीं देखो डिस्क्राइब करते हैं हम। यहाँ बात करें फ्लो रेट की, और कलर, फ्लो रेट और कलर। वहीं बात करें ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो कितना मिनट हम देंगे? ब्लू वाले में 2 लीटर पर मिनट हम देंगे, और इसका जो फ्लो रेट होगा वो परसेंटेज में 24% होगा। वहीं बात करें वाइट की, तो वाइट वाले का 4 लीटर पर मिनट होगा, और इसका जो फ्लो रेट होगा वो 28% होगा। वहीं बात करें हम ऑरेंज वाले की, तो ऑरेंज वाले का 6 लीटर पर मिनट फ्लो रेट होगा, और इसका जो परसेंटेज होगा 31% होगा। येलो वाले की बात करें तो येलो वाले का 8 लीटर पर मिनट होगा, और इसका फ्लो रेट होगा 40%। रेड वाले का 35 होगा, इसका क्या होगा? 35। रेड वाले का क्या होगा? 10 लीटर पर मिनट होगा, और वो 40% होगा। और वहीं बात करें हम ग्रीन की, तो ग्रीन वाले का 15 लीटर पर मिनट होगा, और जो फ्लो रेट होगा ऑक्सीजन का वो 60% होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रेड वाले का तो क्या है? 40% और 10 लीटर पर मिनट। 6 लीटर किसका है हमारे पास? ऑरेंज वाले का। ऑरेंज वाले का क्या है? 6 लीटर पर मिनट और 31%। वहीं बात करें येलो वाले का, तो येलो वाले का है
35% और 8 लीटर पर मिनट। और लास्ट में है ग्रीन वाले का कितना है 60% और 15 लीटर पर मिनट। तो ये वेंचुरी मार्क्स है, इन कलर कोड के हिसाब से इनमें फ्लो रेट हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म मेलेना मीन्स, मेलेना का मतलब क्या है? मेलेना का मतलब है डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड। डार्क कलर्ड का स्टूल आना जिसमें क्या है ब्लड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेलेना बोलेंगे। ये होता है अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग से। अपर जीआई ट्रैक्ट अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में डार्क कलर्ड स्टूल कंटेनिंग ब्लड हमें देखने को मिलता है। तो किस पेशेंट में देखने को मिलेगा? पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर में। पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर वाले में हमें ये देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हम फ्रेश ब्लड इन स्टूल, तो फ्रेश ब्लड ऑफ लोअर जीआई ब्लीडिंग किसी पेशेंट को हो रही है तो स्टूल के अंदर फ्रेश ब्लड हमें देखने को मिलेगा। जैसे किसी पेशेंट को पाइल्स है या हेमरोइड्स है तो इस पेशेंट में हमें फ्रेश ब्लड देखने को मिलेगा। वही बात करें पस इन यूरिन के अंदर पस आ जाना, उसको बोलेंगे पाईयूरिया। क्या बोलेंगे? पाईयूरिया। और पेनफुल मैक्चुरेशन का मतलब है डिसयूरिया। क्या है? डिसयूरिया, डिफिकल्टी इन मैक्चुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट स्टेट ऑफ डाइंग पर्सन? व्हाट इज द करेक्ट स्टेज ऑफ डाइंग पर्सन? जो डाइंग पर्सन है उसकी जो करेक्ट स्टेजेज क्या है? देखो डाइंग पर्सन क्या होता है, उसकी जो स्टेजेज वो तो स्टार्ट होती है डिनाइल से। पहले डिनाइल करेगा, फिर एंगर होगा, फिर बार्गेनिंग करेगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस करेगा। डिनाइल नकारेगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो गुस्सा करेगा, फिर बार्गेनिंग करेगा, हे भगवान ये मेरे साथ ना हो तो अच्छा हो, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा और लास्ट में जो उसके साथ हो रहा है उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो स्टेजेज है वो डाइंग पर्सन की वो है डिनाइल है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन है और लास्ट एक्सेप्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द स्किन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा ड्रग्स को स्किन के ऊपर अप्लाई करना क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं इनक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इनक्शन बोलते हैं। वही बात करें हम इनहेलेशन। इनहेलेशन किसको बोलेंगे? इनहेल द एरोसोल, इनहेल द एरोसोल बाय मेडिकेशन बाय नेबुलाइजर। नेबुलाइजर के थ्रू मेडिकेशन को इनहेल करवाना इनहेलेशन कहलाएगा। इंसर्शन, इंसर्शन बोलेंगे प्लेसिंग द ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में मेडिकेशन को इंसर्ट करना क्या कहलाएगा? इंसर्शन। जैसे कि हम पेशेंट को एनिमा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? एनेमा दे रहे हैं या सपोजिटरीज हम उस पेशेंट को दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? इंसर्शन बोलेंगे। वही बात करें इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन में जो लिक्विड ड्रग्स होती हैं, लिक्विड जो ड्रग्स होती है उनको बॉडी कैविटी में क्या करना? इंस्टिलेट करना ही क्या कहलाएगा? इंस्टिलेशन कहलाएगा। जैसे कि आई ड्रॉप हो गई और ईयर ड्रॉप हो गई, इसको बोलेंगे इंस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच एंजाइम राइज्ड फर्स्ट। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम बढ़ेगा? तो कौन सा एंजाइम बढ़ेगा? ऑप्शन ए और बी ये लीवर के एंजाइम्स है। क्या है? लीवर डिजीज़ के एंजाइम है। किसी पेशेंट को अगर लीवर डिजीज़ होगी तो उसमें ये SGOT और SGPT बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट वही बात करें हम CPK-MB। तो CPK-MB है
वह 4 to 6 आवर्स में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? CPK MB बढ़ेगा विद इन 4 to 6 आवर्स। जब मायोकार्डियन डैमेज होगा, क्या होगा? मायोकार्डियक डैमेज हो गया, उस कंडीशन में ये बढ़ेगा। वही बात करें ट्रोपोनिन टी की, तो ट्रोपोनिन जो टी है वो बढ़ेगा 3 to 6 आवर्स में। कब बढ़ेगा? विद इन 3 to 6 आवर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? ट्रोपोनिन टी। कब देखने को मिलेगा? 3 to 6 आवर्स में सबसे पहले देखने को मिलेगा। वहीं बात करें हम मायोग्लोबिन की, तो मायोग्लोबिन भी क्या है? 1 to 3 आवर्स में हमें बढ़ने को देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या है? सेंसिटिविटी अर्ली मार्कर है। क्या है? सेंसिटिविटी अर्ली मार्कर है किसका? MI का। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फॉर इंक्रीज्ड ICP फॉलोइंग हेड इंजरी। तो इसका आंसर हमने पहले देख लिया, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। कॉमनेस्ट कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर ब्लाइंडनेस का कॉमनेस्ट कोज पूछा जाए तो वो क्या है? कैटरेक्ट है। और अगर इंडिया के अंदर पूछा जाए कि चिल्ड्रंस में कौन सा देखने को मिलता है, कॉमनेस्ट कोज चिल्ड्रंस में कौन सा होगा? चिल्ड्रंस में कौन सा होगा? तो वो होगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो कॉमनेस्ट कोज इंडिया के अंदर कैटरेक्ट है और चिल्ड्रंस में बात करें तो विटामिन ए डेफिशिएंसी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। वीडियोस आपके लिए RRB, CHO और स्टाफ नर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको देखो, अपने साथियों को शेयर करो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।